हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों हम लोग क्या है क्लास 10th साइंस का जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक मैंने आपको क्या है ए बी एंड सी तीनों सेक्शन को क्या अच्छे से समझा दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उन वीडियोज को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेक्शन डी से। तो इसके अंदर क्या 34th क्वेश्चन हमारे पास है जिसका ए पार्ट है। रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोर्ट रहमत's व्यू विद द suitable justification and illustrate the reaction with the help of a balanced chemical equation। तो हमें सबसे पहले क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे जो रहमत है उसने किस किस की रिएक्शन को करवाया, मीथेन एंड क्लोरीन। तो मीथेन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है CH4। तो यहाँ पे क्या होगा, मीथेन को हम लोग क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सारे हाइड्रोजन को क्या अलग अलग करके अगर हम लोग शो करें तो इस तरीके से बनेगा। उसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाई जा रही है, क्लोरीन के साथ। तो यस, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसे, यहाँ पे क्या ये जो बच्चों क्लोरीन है ये क्या करेगा, यहाँ पे मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा CH3Cl, क्योंकि कार्बन के साथ अभी कितने हाइड्रोजन बचे, 3 बचे, एंड एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया हमारा क्लोरीन। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है। एंड साथ में यहाँ पे जो एक क्लोरीन बचा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बाहर आया, दोनों मिलके क्या बना लेंगे HCl। तो इसका जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे, तो ये जो आंसर वाली पीडीएफ है इसका लिंक भी बच्चों आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला है रहमत's ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। यस, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या करेक्ट है वो मैंने अभी आपको बताया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या ये जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसी वजह से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बने। आगे इसका बी पार्ट है, क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज। अभी देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम लोग क्या नमक को पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, NaCl प्लस क्या ले लेते हैं H2O। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, अब हमने क्या करना है, इसमें से इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने मींस इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाना है, पास करवाना है। तब हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जो वाटर है वो भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, NaCl भी अपने आयंस में टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, NaOH प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी एंड साथ में Cl2 तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि लिखा है ना क्वेश्चन में क्लोरीन गैस वॉज प्रिपेयर्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या रिएक्शन को लिखना है, पहले हमसे ये पूछा था क्वेश्चन में, आगे हमसे बच्चों क्या ये भी पूछा है कि राइट द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। तो कौन से अदर प्रोडक्ट बने, तो आप देख सकते हो जो Cl2 है उसके अलावा हमारे पास क्या है NaOH एंड हाइड्रोजन गैस, ये दो चीजें हमारे के पास क्या है जो नहीं है वो क्या बन रही है। अभी हमसे क्या आगे क्वेश्चन में पूछा है एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। तो NaOH एंड हाइड्रोजन दोनों का क्या एक एक यूज हमने लिखना है। तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या है एज ए फ्यूल क्या यूज करते हैं, ये आपने सुना ही होगा। एंड NaOH जो है उसको हम लोग क्या बच्चों सॉप्स एंड डिटर्जेंट जो है उसके अंदर क्या यूज करते हैं। अब यहाँ पे छोटी सी एक मैं आपको टिप देना चाहूंगी कि मान लो एग्जाम में आप भूल गए यार, किसी का यूज आपको नहीं याद आ रहा, तो कोई बात नहीं, खाली नहीं छोड़ के आना। किसी चीज का भी यूज पूछ ले आप ऐसे लिख देना कि इट इज यूज्ड एज ए रिएजेंट इन द लैब, क्योंकि किसी ना किसी चीज को हम लोग क्या कभी ना कभी साइंस लैब में यूज करते हैं मोस्टली चीजों को, तो ये लिख देना। तो पूरे चांसेस है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या वो इक्वेशन दी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई, और इस इक्वेशन का एक और नाम होता था कौन सा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्लोर मींस क्लोरीन और एल्कली मींस NaOH, दोनों चीजें बनती हैं। एंड ये जो चीज़ है ये आप ऑप्शन में वैसे दी हुई है तो आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को लिखना है। एंड अदर पार्ट में हमसे पूछा था कि कौन कौन से प्रोडक्ट साथ में बनते हैं, तो NaOH एंड हाइड्रोजन बना था, मैंने आपको बता दिया। एंड साथ में यहाँ पे इनके यूजेस लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है। रायना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शंस ऑब्जर्व दैट द हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस X विद द विनेगर लाइक स्मेल विद द सब्सटेंस Y विच इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो दिया हुआ है कि हमारे पास क्या दो सब्सटेंस है, कौन कौन से, एक तो X है जिसकी जो स्मेल है वो क्या है विनेगर लाइक स्मेल है। तो विनेगर लाइक स्मेल किसकी होती है, हमारी एसिटिक एसिड की होती है। तो वहां से थोड़ा आइडिया लग सकता है कि X क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड। देन X की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, Y के साथ करवानी है, जिसको एज ए इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो वो हमारा क्या होगा, इथेनॉल। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में दोनों की रिएक्शन करवाएंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, ओने एसिड बाथ गिव्स अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड Z। अब देखो स्वीट स्मेल किसकी होती है, हमारी एस्टर की होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एस्टर होता है ना उसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, स्वीट होती है। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये क्या हो सकता है, एस्टर हो सकता है। तो इसकी जो रिएक्शन है पहले हमने लिख के दिखाने हैं, XYZ आइडेंटिफाई करने थे। एंड देन क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेट द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल केमिकल इक्वेशन। तो इनकी इक्वेशन देखते हैं कि कैसे लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या XYZ तीनों के हमने क्या नेमिंग लिखनी है। देन हमारे पास क्या है X एंड Y की आपस में रिएक्शन करवानी थी। तो X हमारा क्या एथेनोइक एसिड एंड Y क्या हमारा इथेनॉल। दोनों की जब रिएक्शन होगी तो बच्चों यहाँ पे क्या रिमूव होता है, वाटर। तो इसका क्या है OH जाएगा एंड इथेनॉल का क्या जाएगा, H बाहर जाएगा। तो ये वाटर बाहर निकलेगा एंड ये जो बाकी चीजें इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटर C डबल बॉन्ड के साथ क्या आएगा, O आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से रिएक्शन हमारी होती है।
तो यहाँ पे साथ में और दिया हुआ था व्हेन हीटेड विद द कास्टिक सोडा NaOH Z गिव्स बैक द सोडियम साल्ट ऑफ एन कंपाउंड Y। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा Z बना था दैट इज एस्टर जो बना था, जब एस्टर को क्या करेंगे वापस से क्या हीट करेंगे NaOH के साथ, तो क्या करेगा आगे हमने क्या ये वाली रिएक्शन को लिख के दिखाना है। तो ये हमारा क्या है Z दैट इज द एस्टर। तो ऊपर जो एस्टर लिखा हुआ था वो क्या है ओपन करके स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो रिएक्शन होती कैसे, ये प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा NaOH है ना, ये क्या है NaOH, ठीक है। तो Na के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे ये जो Na पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होता है CH3 इसके ऊपर नेगेटिव आता है एंड C2H5 के ऊपर कौन सा आता है पॉजिटिव। तो आप ऑपोजिट चार्जेस को मिला दो, Na पॉजिटिव किसके पास जाएगा, इस पार्ट के पास, इतने पोर्शन के पास। तो इस तरीके से हमारे पास क्या ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COONA एंड दूसरा जो बचा OH नेगेटिव, ये क्या इसके साथ चला जाएगा तो C2H5 एंड OH। तो दूसरा प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट 35th क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर दी सर्टेन सिचुएशंस, एनालाइज एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इंपैक्ट ऑन अ पर्सन। तो पहली सिचुएशन है हमारे पास, टेस्टिस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों स्क्रोटम एंड टेस्टिस जो होते हैं ना वो क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो स्क्रोटम जो होता है ना वो क्या होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो क्या होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है कम होता है एज कम्पेयर टू दी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ये जो टेस्टिस है ना ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं किसको, स्पर्म्स को। तो स्पर्म्स कौन बनाता है, टेस्टिस बनाते हैं। और टेस्टिस को ये स्पर्म बनाने के लिए क्या चाहिए होता है लोअर टेम्परेचर। ये स्पर्म्स को तभी बना पाएंगे अगर इनको लोअर टेम्परेचर मिलेगा। इसीलिए टेस्टिस क्या करते हैं स्क्रोटम में नीचे चले जाते हैं सो दैट उनको क्या ये जो कम टेम्परेचर है ना वो वहां पे उनको क्या मिल सके और स्पर्म्स को क्या जो बना सके। तो अगर यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि टेस्टिस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड, ये कह रहे हैं कि अगर वो क्या है स्क्रोटम में जाने के एबल ना हो, स्क्रोटम में नीचे ना जा सके, तो हमें बताना है कि उसका पर्सन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर वो स्क्रोटम में नहीं जाएंगे तो जो टेस्टिस है इनको क्या है लोअर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ये जो स्पर्म्स है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आंसर लिखा हुआ है ए पार्ट में, स्पर्म फॉर्मेशन विल बी एडवर्सली इफेक्टेड बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट बी पार्ट है वास्ट डिफरेंस ऑफ ए मैन इज प्लग्ड। तो वास्ट डिफरेंस क्या होता है, वास्ट डिफरेंस भी क्या है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। इसके थ्रू क्या होता है जो स्पर्म्स है ना वो क्या आगे ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ प्लग्ड, प्लग्ड का मतलब क्या होता है उस ब्लॉक कर देना किसी चीज को। तो ये बोल रहे हैं कि अगर वास्ट डिफरेंस जो है मैन का उसको प्लग्ड कर दिया जाए, मीन्स वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर वास्ट डिफरेंस को बच्चों क्या ब्लॉक कर दिया जाए तो वहां पे क्या जो स्पर्म्स है ना उनका ट्रांसफर आगे नहीं होगा। तो इसके आंसर में लिखेंगे वास्ट डिफरेंस इज ए पैसेज फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, सो स्पर्म्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फर्दर। आगे सी पार्ट है प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। तो देखो बच्चों प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल जो होते हैं ना ये क्या होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होते हैं और ये बेसिकली क्या होते हैं ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ग्लैंड्स चाहे कोई भी हो वो हमेशा क्या करता है कोई ना कोई जो फ्लूइड है ना उसका सिक्रीशन जरूर करते हैं। वो ये भी क्या करते हैं एक सिक्रीशन करते हैं फ्लूइड की, ठीक है। और वो फ्लूइड क्या करता है जिसकी सिक्रीशन ये करते हैं वो क्या करता है जो स्पर्म्स होते हैं ना मेल के अंदर उनको क्या स्पर्म्स को एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा क्या होता है जब स्पर्म्स को क्या करना होता है फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करना होता है तो उनको क्या है थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है कोई मीडियम चाहिए होता है जिसके अंदर क्या जो स्पर्म्स है वो इजीली क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इसीलिए क्या होता है अगर यहाँ पे लिखा है कि प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल तो हमें क्या कंडीशन दिया गया अगर ये काम नहीं करेंगे फंक्शनल नहीं होंगे तो वो सिक्रीशन ही नहीं होगी वहां पे। अगर सिक्रीशन नहीं होगी तो स्पर्म्स को ना तो नरिशमेंट मिलेगी एंड ना ही वो क्या कोई मीडियम प्रोवाइड कर पाएंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वेन प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल दे विल नॉट एड सिक्रीशंस फॉर द नरिशमेंट एंड मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट है डी पार्ट एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन दी ह्यूमन फीमेल। तो यहाँ पे क्या अगर ह्यूमन जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर क्या है जो एग है वो फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा। अब देखो फीमेल की बॉडी के अंदर क्या जब एग बनता है, ठीक है, तो अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो क्या ऑलमोस्ट 1 डे के लिए रहता है एंड देन क्या होता है जो यूट्रस होता है यूट्रस की जो थिक लाइनिंग होती है अंदर वो क्या हो जाती है ब्रेक हो जाती है जिसकी वजह से क्या है वो ब्लड के फॉर्म में क्या है उनकी बॉडी से बाहर आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो इसका आंसर कैसे लिखना है व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ए ह्यूमन फीमेल it lives for about 1 day, then the thick lining of the uterus breaks leading to the discharge of the blood and mucus along with the unfertilized egg। तो ब्लड के साथ साथ क्या होता है म्यूकस एंड जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो भी क्या फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है एंड दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन।
आगे ई पार्ट है, प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली। अब यहाँ पे क्या देखो, जब भी क्या होती है कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके यूट्रस में क्या होता है, बेबी डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो उसी टाइम के दौरान क्या होता है, उसकी यूट्रस में क्या होता है, प्लेसेंटा भी डेवलप होता है। प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटा एक ऐसी चीज़ होती है जिससे क्या होता है, जो बेबी है ना उसको क्या है ग्रो करने के लिए जो चीज़ें चाहिए जैसे कि ऑक्सीजन हो गया या अदर न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो क्या है बेबी को प्लेसेंटा से ही मिलते हैं। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर क्या होता है, बेबी होता है और प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या उसको जितनी भी ऑक्सीजन या जरूरी न्यूट्रिएंट्स या जो भी चीज़ है वो मिलती है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्लेसेंटा क्या है यूट्रस से अटैच नहीं होगा तो क्या होगा, जो बेबी है उसको क्या ऑक्सीजन या जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो इफेक्टिंग इट्स ग्रोथ विच कुड हैव सीरियस इंप्लीकेशंस एज वेल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट के अंदर है, ए डॉक्टर हैज एडवाइज्ड स्मीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, विच डिजीज डू यू थिंक स्मीर इज सफरिंग फ्रॉम। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि कौन सी डिजीज है, यस डायबिटीज डिजीज उसको है, क्योंकि डॉक्टर मीठा लेने से कम मना करते हैं जब हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। आगे पूछा है, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, पैनक्रियाज नाम का क्या होता है, ग्लैंड होता है। अब मैंने आपको बताया अगर कोई ग्लैंड है तो वो ग्लैंड का काम क्या होता है, डेफिनेटली वो किसी ना किसी चीज को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज क्या करता है, जो इंसुलिन नाम का हमारे पास क्या होता है हार्मोन होता है, उसको क्या करता है, ये सिक्रीट करता है। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलेगा और इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है हमारे ब्लड के अंदर, मान लो ये ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या जो ग्लूकोज बनता है ना, उस ग्लूकोज को वो क्या करता है बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। ठीक है, और जब क्या होगा, ये जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो क्या है बॉडी के सभी सेल्स तक जाएगा, तो सेल्स में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है वो क्या है यूज हो जाएगा टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज का जो लेवल है ना वो क्या मेंटेन रहता है। तो अगर वहां पे क्या जो इंसुलिन, अगर पैनक्रियाज ने क्या किया, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, अगर इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर आया ही नहीं, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है ना वो क्या डिफरेंट सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगा, वो ब्लड के अंदर ही रहेगा। इस वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर क्या ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सिंपली हमने लिखना है कि सफरिंग किससे कर रहा है, वो डायबिटीज से, और हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इंसुलिन, एंड इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है, ऑर्गन पैनक्रियाज। क्लियर। नेक्स्ट बी पार्ट के अंदर है, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन इन अ प्लांट। तो वो कौन सा होता है हमारे पास, साइटोकाइनिन्स होता है। एंड विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ, तो वो हार्मोन हमारा कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट 36th क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, क्या दी अबव इमेज शोज अ थिन लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 5 मीटर। तो एफ की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ द लेंस शोन इन द अबव फिगर। तो फिगर को देखो तो हमें पता चल ही रहा है कि ये कौन सा लेंस हमारा कन्वेक्स लेंस है। सेकंड में क्या है, इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो हमें दिया हुआ है कि जो इमेज है ना वो बन रही है कितने डिस्टेंस पे, 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 7 मीटर पे बन रही है, दैट मींस वी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, एंड एफ की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी। तो हमें क्या पता करना है, देन शो द कैलकुलेशन वेयर शुड दी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, दैट मीन्स हमें निकालना है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी निकालनी है हमारे लेंस से, दैट मीन्स यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कौन सा, लेंस फॉर्मूला। तो जैसे कि यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/f = 1/v - 1/u। v एंड f दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो इनकी वैल्यू पुट करके आपने सॉल्व कर लेना, तो u की वैल्यू आ जाएगी। आगे थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या है, ड्रॉ ए नीटली लेबल डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन्ड इन द सेकंड। तो सेकंड में जो इमेज बनी वो हमें क्या है शो करना, तो इसकी रे डायग्राम देखते हैं। कुछ इस तरीके से डायग्राम यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। हमें पता है एक तो क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम लोग क्या एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि क्या एफ से पास होके निकल जाती है। दूसरे हमने क्या ऑप्टिकल सेंटर ओ से क्या सीधा सीधा पास किया, तो जहाँ पे भी ये दोनों क्या इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे हमारी क्या बनती है, जो इमेज है वो बनेगी। चलिए साथ में इसके साथ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज द पेंसिल, वो क्या है कनकेव मिरर के आगे क्या 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, दैट मीन्स हमें क्या यू की वैल्यू दी हुई है। साथ में हमें क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर की वैल्यू दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। तो दैट मीन्स हमें क्या वी जो है ना वो पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आर से हम लोग निकालेंगे फोकल लेंथ मीन्स एफ की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन हम लोग क्या मिरर फॉर्मूला लगा के किसकी वैल्यू को पता करेंगे, वी की वैल्यू को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/v। यू की वैल्यू हमें दी हुई है, एंड हमें पता है कि r = क्या होता है 2f, दैट मीन्स f क्या हो गया r/2। तो इसका हाफ कर लेंगे तो f की वैल्यू कितनी निकल गई, -20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर के लिए क्या होता है नेगेटिव में होता है u एंड f, इसीलिए नेगेटिव में लिखी हुई, ठीक है। इसके बाद क्या है, इस मिरर फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या है u एंड f की वैल्यू पुट करेंगे और वहां से क्या है जो v की वैल्यू उसको क्या निकाल लेंगे।
उसके बाद क्या सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, तो इमेज का साइज बताना है। एंड साथ में थर्ड क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज मेंशन्ड इन द पार्ट 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, h2/h1 मीन्स क्या, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये किसके इक्वल होता है, -v/u। v एंड u दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो दोनों को पुट कर देंगे तो जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4/3। उसके बाद क्या, थर्ड में हमसे पूछा था रे डायग्राम ड्रॉ करने को। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना है, रे डायग्राम को ड्रॉ करना है। आपको पता होगा कि जो कनकेव मिरर होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होती है, अंदर वाली साइड होती है, और यहाँ पे क्या होता है, पेंट वाली सर्फेस होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैंडल बनाई हुई है दैट इज आर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से क्या है, पहली तो क्या है जो रे है वो क्या पैरेलल जा रही है, और वो क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या एफ से पास करती है, ये रूल हमने सीखा हुआ है। एंड दूसरा क्या है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाना यहाँ पे रे को क्या मुश्किल है, इसलिए क्या होगा, वो यहाँ पे क्या पी पे क्या इंसिडेंट करेगी, और जितना क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने एंगल से वो क्या रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। अब आप देख रहे हो हम इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर ले, ये लाइंस जो है जो रिफ्लेक्टेड रेज है हमारी वो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं कि वो कहाँ इंटरसेक्ट करे, कहाँ मीट करे, वहीं पे हमारी क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरसेक्ट करा तो यहाँ पे हमारी क्या इमेज बनेगी जो कि क्या वर्चुअल है, इरेक्ट है। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं सेक्शन ई को। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्या हमारे केस स्टडी या फिर डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज। तो कुछ हिंट्स हमें दिए हुए हैं, फिर से वही चीज है कि यार ABC कुछ भी लिखा है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो पहले में लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है सब्सटेंस C इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, एंड सेकंड में क्या लिखा हुआ है, C हैज द 2 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे क्या जो प्रिजर्वेटिव है ना, हम लोग किसको यूज करते हैं, विनेगर को यूज करते हैं। विनेगर को हम लोग यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। तो विनेगर जो होता है ना वो क्या होता है, एसिटिक एसिड के अंदर हम लोग क्या जब फिक्स्ड रेशो के अंदर पानी को मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर। तो C जो है हमारा वो क्या होगा, हमारा एसिटिक एसिड, एंड एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो यस, इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स है, तो सेकंड हिंट भी हमारा क्या सही है, तो उससे हमें पता चल गया। नेक्स्ट में क्या, C इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ A इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन। तो हमें ये बताया हुआ कि ये जो C है दैट मीन्स अभी हमने आइडेंटिफाई करा C क्या था, एसिटिक एसिड। वो बनाया कैसे जा रहा है, जब हम लोग क्या A को क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में। तो KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसकी रिएक्शन को, लेकिन थोड़ा सा हिंट आगे और स्टडी कर लेते हैं कौन से लिखे हुए हैं। तीसरे हिंट में दिया हुआ है कि मिसयूज ऑफ A इन द इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल, बेंजीन एंड पायरीडीन टू द A। तो यहाँ पे जो A है ना वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मिसयूज भी किया जाता है। उसके मिसयूज को रोकने के लिए उसमें क्या किया जाता है, इन चीज़ों को मिलाया जाता है। तो A जो है बच्चों हमारा वो कौन सा होगा, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, जो एल्कोहल जो शराब जो होती है जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होती है उसका जो नेम होता है वो कौन सा होता है, इथेनॉल। ठीक है, और जो मिथेनॉल होता है ये क्या होता है, हमारा पॉइजनस होता है, इसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते। तो जो अल्कोहल है मींस क्या है, जो इथेनॉल है जिसको ड्रिंक किया जा सकता है उसका मिसयूज रोकने के लिए इसको क्या किया जाता है, पॉइजनस बनाया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें जो मिथेनॉल, बेंजीन एंड पायरीडीन वगैरह क्या ऐड किए जाते हैं सो दैट इसको क्या पीना पॉसिबल ना हो, क्योंकि ये हार्मफुल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A जो है हमारा वो क्या है, इथेनॉल। तो हमने क्या यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मूला लिखा एंड देन उसकी रिएक्शन करवाई किसकी प्रेजेंस में, एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, तो यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ऑक्सीजन को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, एंड ये जो H2 है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास बच्चों ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH। आप इस चीज को स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली लिखो इसके बाद ये वाला पॉइंट सीधा लिख दो कि वहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा एसिटिक एसिड जिसको हम लोग एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। आगे हमें कौन से दिए हुए हैं, F इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग A इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड F रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम कैटलिस्ट। तो इसके बेस पे हमें क्या पहला तो था गिव द IUPAC नेम ऑफ A एंड F। तो A का हमने बता दिया। उसके बाद क्या F हमें बताना है कि F क्या होगा। तो F कैसे फॉर्म हो रहा है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, A को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन को देखते हैं। तो हमारा जो A था वो क्या था, हमारा इथेनॉल। तो जब हम लोग क्या इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या रिमूव होता है, वाटर। तो यहाँ पे क्या एक का OH जाएगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो दोनों के एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये रिएक्शन वहां पे होगी, हमने लिख के दिखाना है। उसके बाद तो यहाँ पे क्या पूछा था, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशंस फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे क्या A2C एंड A2F क्या रिएक्शंस हो रहे हैं वो हमने दोनों देख लिया। उसके बाद क्या और ऑप्शन में क्या दिया हुआ साथ में, नेम द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर इन द स्टेप 2 एंड 5 एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन द स्टेप इफ A इज रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। तो सेकंड स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप के अंदर जो रिएक्शंस है उनका हमें क्या बताना है, नेम
बताना है। तो सेकंड स्टेप के अंदर बच्चों हमने क्या देखा था कि हमारा जो इथेनॉल है वो क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में उससे क्या बन रहा था, हमारा एसिटिक एसिड। तो उस रिएक्शन के अंदर क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी। तो इस रिएक्शन का जो नेम है वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन। क्लियर। उसके बाद क्या, फिफ्थ स्टेप के अंदर हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो फिफ्थ स्टेप के अंदर बच्चों आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एफ रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम कैटलिस्ट। तो निकल एंड प्लैटिनम कैटलिस्ट जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हमारे रिडक्शन का काम करते हैं, मीन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो एफ हमारा क्या बना था, इथीन बना था। ठीक है, इसकी हमने क्या है, रिएक्शन करवाना है किसकी प्रेजेंस में, निकल एंड प्लैटिनम। तो निकल एंड प्लैटिनम दोनों क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों के अंदर एक एक एच जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो H2 है वो क्या हो रहा है, इस इथीन के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। इसी के साथ हमने क्या, प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है फॉर्म्ड इन दी स्टेप। मीन्स हमने क्या, सेकंड एंड फिफ्थ स्टेप के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स बने थे उनके अंदर हमने क्या करना है, ए को रिप्लेस करना है किससे, विद इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। नेक्स्ट होमोलॉग का मतलब क्या है बच्चों, कि जितने कार्बन एटम ए के अंदर है उससे एक कार्बन एटम हमने क्या बढ़ा देना, मीन्स मेथ से, जैसे कि एथ का आना है, एथ से प्रोप का होना, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या था, इथेनॉल, तो उसके अंदर एक कार्बन बढ़ाएंगे तो नेम क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। एंड फिफ्थ स्टेप के अंदर हमारे पास बना था इथीन। इथीन के अंदर कितने कार्बन एटम थे, 2, तो एक और ऐड कर दो तो इथीन से क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आएगा वो कौन कौन सा होगा, प्रोपेनल एंड प्रोपीन। चलिए आगे देखते हैं 38th क्वेश्चन। फिगर्स A to D given below represent the type of the earlobes present in a family consisting of 2 children राहुल, निशा एंड देयर पेरेंट्स। तो नीचे हमारे पास क्या, यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, आप देख सकते हो कि राहुल के फादर यहाँ पे जो है उनका जो ईयरलोब है वो क्या, फ्री ईयरलोब है। मीन्स ईयरलोब यहाँ पे क्या है, इसके साथ क्या, स्किन के साथ अटैच नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या वो हमारे पास अटैच्ड ईयरलोब है। यहाँ पे भी फ्री है, यहाँ पे भी फ्री है। तो नीचे क्या वही बताया कि ये फ्री ईयरलोब है और ये क्या हमारा अटैच्ड ईयरलोब। यहाँ पे क्या नीचे, एक्साइटेड बाय हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिफरेंट types of the earlobes present in his family, Rahul conducted a survey of the type of the earlobes found in his classmate। तो राहुल क्या करता है, एक सर्वे करता है अपनी क्लास के अंदर, देखता है कि किसके जो है फ्री ईयरलोब्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, अटैच्ड वाले कितने हैं। ठीक है, तो ही फाउंड 2 types of the earlobes in his classmates as per the frequency। तो ये वाला जो डाटा उसको मिलता है, जहाँ पे वो आप देख सकते हो कि जो फ्री ईयरलोब वाले हैं मेल कितने 36, फीमेल कितने 31, एंड अटैच का जो है वो क्या कम है उनकी काउंटिंग। दैट मीन्स हमें क्या यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फ्री ईयरलोब वाला है वो क्या हमारा यहाँ पे डोमिनेंट रेट है, एंड जो अटैच्ड वाली है वो हमारी क्या है, रिसेसिव है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारा फ्री है वो क्या है, डोमिनेट ट्रेट है यहाँ पे, एंड जो अटैच्ड वाली है वो क्या हमारी रिसेसिव है। तो ए पार्ट के अंदर हमसे पूछा है विच ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री ईयरलोब और द अटैच्ड ईयरलोब अपीयर टू बी डोमिनेंट इन दिस केस वाई। तो फ्री ईयरलोब और अटैच्ड ईयरलोब में से दोनों में से डोमिनेंट कौन सी हमारी, तो मैंने आपको बता ही दिया कि फ्री वाली जो बच्चों है हमारी वो कौन सी है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्री ईयरलोब जो हमारी वो कौन सी है, डोमिनेट है। क्यों, रीजन भी पूछा वाई, क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मेजोरिटी ऑफ पीपल के अंदर क्या है, ये वाली फ्री ईयरलोब जो है वो क्या पाई गई है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री ईयरलोब लिंक्ड विद द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे लिखना है कि जो उन्होंने पूछा है कि क्या ये चीज़ जो है वो क्या है, सेक्स मीन्स क्या मेल या फीमेल के होने पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है, इसका क्या मेल या फीमेल से कोई रिलेशन नहीं होता, दोनों के अंदर ये पाई जाते हैं। क्योंकि आप सर्वे में भी देख सकते हो फीमेल एंड मेल दोनों के अंदर ही क्या है, फ्री ईयरलोब एंड अटैच्ड ईयरलोब वाले दोनों कैटेगरी के पर्सन ही है। तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारा जो सेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद क्या है, सी पार्ट में, व्हाट टाइप ऑफ ईयरलोब इज प्रेजेंट इन फादर, मदर राहुल एंड हिज सिस्टर निशा, राइट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच ऑफ दिस फैमिली मेंबर्स विच एक्सप्लेन्स द इनहेरिटेंस ऑफ दिस कैरेक्टर इन द फैमिली। और नीचे हमें क्या दिया हुआ है कि जो फ्री ईयरलोब के लिए जो जीन है वो उसको रिप्रेजेंट करना हमें कैपिटल एफ से, एंड जो अटैच्ड ईयरलोब है उसके लिए हमें जीन्स को रिप्रेजेंट करना स्मॉल एफ से। तो इसको कैसे लिखेंगे आप देख ही सकते हो, हमने क्या ऊपर डायग्राम में देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राहुल के फादर है उनके पास क्या फ्री ईयरलोब है। फ्री का मतलब क्या है, तो हमने देखा था जो हमारा फ्री वाला था वो क्या था, हमारा डोमिनेंट। ठीक है, और फ्री को हमने रिप्रेजेंट किससे करना है, कैपिटल एफ से। तो डोमिनेंट के लिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें आएगा कैपिटल एफ एंड साथ में आएगा क्या, स्मॉल एफ। क्योंकि कैपिटल एफ क्या हमारा डोमिनेंट एंड स्मॉल एफ हमारा क्या रिसेसिव है। तो डोमिनेंट का मतलब क्या है, अगर ये एक भी है तो ओवरऑल वही चीज होती है, राइट। उसके बाद क्या, राहुल के पास क्या हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है अटैच्ड ईयरलोब है। तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट वाला फैक्टर मीन्स के कैपिटल एफ नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएंगे दोनों स्मॉल एफ। इसके बाद क्या है, इसके पास भी क्या है, ओपन वाला ईयरलोब है। तो दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ से लिखेंगे। एंड इनके पास भी क्या है, इसकी जो सिस्टर राहुल की उसके पास भी क्या है, फ्री ईयरलोब। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ। तो इनके आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे,
फ्री ईयर लोब इज डोमिनेट बिकॉज इट इज फाउंड इन द लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो मैंने आपको बताया। सेकंड वन में नो इट इज नॉट द सेक्स लिंक्ड एज पर द डाटा ऑफ द फैमिली एज वेल एज द क्लास, इट इज इंडिकेटेड दैट फ्री ईयर लोब इज प्रेजेंट इन द मेल एज वेल एज फीमेल, तो दोनों के अंदर है, इसीलिए वो क्या है सेक्स बेस्ड तो डेफिनेटली नहीं है। थर्ड क्या है, फादर के पास क्या है, जो मैंने आपको ट्रेस समझाई दिया कि इसको कैसे लिखना है। सेकंड क्या है, ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ पे और के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयर लोब्स, what type of earlobe can be seen in the Suresh and sister Sia, explain by giving the genetic composition of all। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेरेंट्स के पास क्या अटैच्ड ईयर लोब्स है, मीन्स क्या पेरेंट्स जो उनके पास क्या रिसेसिव जो ट्रेट है वो है, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब कैन बी सीन, तो सुरेश और इसकी सिस्टर जो सिया उनके पास कौन सी जेनेटिक कंपोजिशन होगी। तो देखो अगर पेरेंट्स के पास क्या रिसेसिव ट्रेट है तो जो उनके बच्चे हैं उनके पास भी क्या होगी रिसेसिव ही होगी, मीन्स दोनों की जो अगर हम जीन की कंपोजिशन लिखे तो क्या आएगी स्मॉल FF ही आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के आंसर में क्या लिखेंगे, सुरेश फादर के पास क्या स्मॉल एफ, क्योंकि क्या यहाँ पे अटैच्ड ईयर लोब है तो मदर का भी यही होगा, एंड जो उनका बेटा सुरेश एंड सिया तो दोनों का क्या होगा सेम होगा, बिकॉज इफ बोथ पेरेंट्स हैव द रिसेसिव कैरेक्टर देन ऑल द चिल्ड्रन कैन हैव द रिसेसिव कैरेक्टर ओनली।